हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए प्रवीण गोलछा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। मैंने मई 22 के एग्जाम्स के लिए बहुत सारे चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर डाले। अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको देखिएगा। मैं आज चैप्टर लेने वाला हूँ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के बारे में कंपनी लॉ में प्रोविजन किस तरीके से देखिए। कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर 3 है उसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें 23 से लेकर 42 तक के सेक्शन को कवर किया गया है। ये जो प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है वो जो चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 कवर करता है पब्लिक ऑफर वर्ड को और इसमें सेक्शन है 23 से लेकर 41। और जो पार्ट 2 है वो प्राइवेट प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, इसका है सेक्शन नंबर 42। और ये जो चैप्टर है इसमें जो भी रूल्स आएगा तो उस रूल का नाम होगा द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014। चलिए अब हम लोग लाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिखते हैं। अगर किसी भी कंपनी को शेयर इशू करके पैसा लेना है तो कंपनियां दो प्रकार की हो सकती है, एक है पब्लिक कंपनी, दूसरा हो सकता है प्राइवेट कंपनी। अब जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के बाद दो ऑप्शन है। पहला है या तो वो पब्लिक ऑफर कर ले या प्राइवेट प्लेसमेंट में चले जाए। अगर कोई कंपनी पब्लिक ऑफर में जाती है तो उस केस में कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। मतलब ये जो चैप्टर का नाम है प्रोस्पेक्टस वो एप्लीकेबल कब होगा, जब पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर करे तो उस केस में आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अब कोई भी कंपनी जब पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो इसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर नहीं है बल्कि क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। फिर जो भी कंपनी के लोग इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी में शेयर परचेस करना चाहते हैं तो वो कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजते हैं कि हम आपके इतने शेयर परचेस करना चाहते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है उसको बोलते हैं ऑफर। इसके बाद कंपनी कुछ को अलॉटमेंट करती है, कुछ को नहीं करती। कंपनी ने जिनको जिनको अलॉटमेंट कर दिया तो उसको बोलते हैं कंपनी ने इनके ऑफर को एक्सेप्ट किया। और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो गया मतलब कंपनी और उस इन्वेस्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसके अंतर्गत वो इन्वेस्टर कंपनी का मेंबर बन जाता है। और अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा पैसा लेना चाहती है तो कोई प्रोस्पेक्टस का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और प्राइवेट कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है और वो है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेज करना। चलिए अब सबसे पहले प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन, लीगल पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टस वर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 70 में। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज प्रोस्पेक्टस। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपने प्रोस्पेक्टस उसको डिस्क्राइब करके रखा है। और इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, दो टाइप के डॉक्यूमेंट है जिनको प्रोस्पेक्टस की तरह माना जाता है। एक है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और दूसरा है शेल प्रोस्पेक्टस। ये जो सेल प्रोस्पेक्टस है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है 32 में। तो कोई भी कंपनी जो आरएचपी या एसपी इशू करती है तो उसको भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। अगला पार्ट है डेफिनेशन का। अगर कंपनी ने कोई भी नोटिस इशू किया, सर्कुलर किया, एडवर्टाइजमेंट किया या अदर डॉक्यूमेंट किया जिसके द्वारा कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि आइए आप हमारी कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब कीजिए या परचेस कीजिए, तो वो जो नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट या डॉक्यूमेंट है उनको भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि नाम का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा आप पब्लिक को इनवाइट करें कि आइए हमारी कंपनी के शेयर में परचेस कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोस्पेक्टस की तरह माना जाएगा, प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा। अब यहां पे नोट में दो बातें लिखिए। पहला, अगर कंपनी ओरल इनविटेशन देना चाहती है तो प्रोस्पेक्टस नहीं होगा क्योंकि प्रोस्पेक्टस के लिए डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ओरल बातचीत करते हैं तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं कहलाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है। और अगर कंपनी टीवी में एडवर्टाइजमेंट देती है तो विजिबल होता ना, वीडियो है, तो इसको भी प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 23 कवर करता है मोड ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कोई भी कंपनी को सिक्योरिटी इश्यू करना है तो उसका तरीका क्या होगा। तो देखिए कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है पब्लिक कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी। पहले बात करते हैं पब्लिक कंपनी को अगर सिक्योरिटी इशू करना है तो उसके चार तरीके कौन कौन से। पहला तो आप पब्लिक ऑफर में चले आओ। अगर आप पब्लिक ऑफर में जाना चाहते हो तो आपको पार्ट 1 को कंप्लाई करना पड़ेगा जो भी मैंने बताया। सेकंड है आप प्राइवेट प्लेसमेंट में जा सकते हो, इसके लिए आपको पार्ट 2 कंप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सेक्शन 42। और तीसरा है, तीसरे में दो पॉइंट हो गए, एक है राइट इशू, एक है बोनस इशू। मतलब पब्लिक कंपनी के पास चार तरीके से सिक्योरिटी इशू करने का ऑप्शन है, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। और अगर कोई भी कंपनी ये चारों में कोई भी काम करना चाहती है तो आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो 23 से लेके 41 तक के जो प्रोविजंस है, 42 तक का बोल सकता हूं, वो कंप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कोई कंपनी लिस्टेड है या ऐसी कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट सिक्योरिटी लिस्टेड, जो लिस्टिंग होना चाह रही है,
तो उनको सेबी का एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस भी कंप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लिस्टेड कंपनी उसका कंट्रोल कौन करती है? सेबी। तो लिस्टेड कंपनी तो ये सेबी की रिक्वायरमेंट अलग से आएगी। प्राइवेट कंपनी के पास 3 ऑप्शन है, पब्लिक ऑफर तो कर नहीं सकती, तो बच गए क्या क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पब्लिक ऑफर जो वर्ड यूज किया गया है, ये देखिए पब्लिक ऑफर वर्ड यूज किया गया है। अभी पब्लिक ऑफर में क्या क्या शामिल होगा? तो पब्लिक ऑफर में 3 चीजें शामिल होगी। पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा फर्दर पब्लिक ऑफर और तीसरा ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर। मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या हुआ? कोई भी कंपनी जब पहली बार पब्लिक ऑफर लाती है उसको बोलते हैं आईपीओ। अगर एक कंपनी पब्लिक ऑफर ला चुकी है पहली बार, उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ये जो पब्लिक ऑफर लाती है उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। और तीसरा नंबर क्या लिखा है? ऑफर फॉर सेल। कई बार क्या होता है, कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, वो चाहता है कि उसके शेयर पब्लिक को बेचना चाहता है, तो उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो इसको भी लॉ की नजर में क्या बोलेंगे? पब्लिक ऑफर। और पब्लिक ऑफर अगर है, इसका मतलब आपको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, पब्लिक को देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 24 आईसीआई ने आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो 24 हम नहीं बात करें, अब हम बात करेंगे 25। 25 का नाम है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, या इसको ऑफर फॉर सेल भी बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। 25 का लॉ एप्लीकेबल कब होता है? अगर कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिया इशू हाउस को, और ये जो इशू हाउसेस है ये पब्लिक को कर रहा है ऑफर फॉर सेल, तो सेक्शन 25 का लॉ ये बोलता है कि जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इशू हाउस पब्लिक को ऑफर फॉर सेल कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस की तरह मान लिया जाएगा। मतलब इनको प्रोस्पेक्टस के जितने भी लॉ है वो सब के सब कंप्लाई करना पड़ेगा इशू हाउस को। आइए बात करते हैं क्या कॉन्सेप्ट है 25 का। 25 का लॉ बोलता है वेयर अ कंपनी अलॉट और अग्रीज टू अलॉट। देखिए कंपनीज एक्ट ने इशू हाउस वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इशू हाउसेज होते हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है देखो, वेयर अ कंपनी अलॉट और अग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटी विथ अ व्यू। इसका उद्देश्य क्या है? कंपनी ने किसी को अलॉट किया, हमने एग्जांपल किया किसको अलॉट किया? इशू हाउसेस को। इसका विथ अ व्यू मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या था? टू ऑल और एनी ऑफ द सिक्योरिटी बीइंग ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक, कि वो जो पर्सन है मतलब इशू हाउस, वो इसको पब्लिक ऑफर फॉर सेल करेगा। तो क्या बोलता है? एनी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस। तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो ऑफर फॉर सेल करेगा उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस की तरह मान लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस का इफेक्ट क्या होगा? अगर कंपनी ने ऐसा कुछ किया, इशू हाउसेस ने ऐसा कुछ किया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? 2 इफेक्ट होंगे सर। पहला पॉइंट क्या बोला? जो भी कंटेंट और लायबिलिटी का लॉ है वो पूरा का पूरा एप्लीकेबल होगा। मतलब जो जो चीजें प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ता है आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलतियां होती है, जो लायबिलिटी आती है, और प्रोस्पेक्टस में गलती होने पर लायबिलिटी 2 सेक्शन में आती है, 34 प्लस 35। एक है क्रिमिनल लायबिलिटी 34 और 35 है सिविल लायबिलिटी, तो वो पूरा का पूरा लॉ एप्लीकेबल होगा। और दूसरा, जिन लोगों ने ऑफर फॉर सेल किया है उनको डायरेक्टर की तरह मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इशू हाउसेस के जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्टर की तरह मान लिया जाएगा। और डायरेक्टर की तरह मानना मतलब क्या हुआ? जो जो प्रोविजंस जो लायबिलिटी डायरेक्टर के ऊपर आती है वो सारी की सारी लायबिलिटी इनके डायरेक्टर के ऊपर आ जाएगी। मतलब यहां पे जो कंपनी है ना बेटा, और जो कंपनी के डायरेक्टर वगैरह वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि पूरी एक्टिविटी कौन कर रहा है? इशू हाउस कर रहा है। तो 2 इफेक्ट हो गए सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है प्रिजम्पशन। यहां पे 2 प्रिजम्पशन है। कई बार क्या हो सकता है, ये डाउट हो सकता है कि डाउट किस बारे में हो सकता है? कंपनी ने इशू हाउसेस को अलॉटमेंट कर दिया, अब इशू हाउसेस पब्लिक को बेच रहा है शेयर। तो ऊपर के लॉ में क्या लिखा है कि अगर कंपनी और इशू हाउसेस के बीच में ये इंटेंशन था कि वो पब्लिक के पास जाएंगे, तभी डीम्ड प्रोस्पेक्टस का लॉ एप्लीकेबल होगा। अब एक सवाल है कि इनके बीच का इंटेंशन कैसे पता चलेगा? अगर पता नहीं चल पा रहा है तो लॉ मेकर ने 2 प्रिजम्पशन डाल दी। मतलब 2 केसेस में ये मान लिया जाएगा, 2 केसेस में ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने इशू हाउसेस को अलॉटमेंट इसलिए किया कि इशू हाउसेस पब्लिक के पास जाए। वो 2 प्रिजम्पशन क्या क्या है? पहला केस लिखा है कि जिस दिन ऑफर फॉर सेल, ये जो ऑफर फॉर सेल कर रहा है ना इशू हाउसेस पब्लिक को, जिस दिन ऑफर फॉर सेल कर रहा है ना, तो अलॉटमेंट होने के 6 महीने के अंदर अगर ये पब्लिक को ऑफर फॉर सेल कर रहा है, मतलब कुल मिला के इसका मतलब क्या हो गया? कंपनी ने जिस दिन अलॉटमेंट किया इशू हाउसेस को, उसके अगर 6 महीने के अंदर वो पब्लिक ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी और इशू हाउसेस के बीच में इंटेंशन ही था कि पब्लिक के पास जाए। और सेकंड नंबर है कि जिस दिन पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है, चाहे वो 6 महीने के बाद भी कर रही है, तो जिस दिन पब्लिक के पास आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो उस दिन तक इशू हाउस ने कंपनी को पूरा पेमेंट नहीं किया।
इसका मतलब क्या हुआ भाई, मान लो कंपनी ने इश्यू ऑफ को अलॉटमेंट किया 100 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब ये जो अलॉटमेंट है मान लेते हैं 1 अप्रैल को किया, कंपनी ने इश्यू ऑफ को अलॉटमेंट कर दिया 1 अप्रैल को, और अमाउंट ऑफ कंसेशन कितना है 100 करोड़ रुपीस। अब ये जो इश्यू ऑफ है ना, ये पब्लिक के पास जा रहा है मान लीजिए 31 दिसंबर को, तो वैसे तो 6 महीने के बाद जा रहा है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अगर आप जाओगे तब तो डीम प्रोस्पेक्टस का लॉ एप्लीकेबल होगा ही होगा, प्रिज्यूम्ड है। आप 6 महीने के बाद जा रहे हो, लेकिन 31 दिसंबर जिस दिन आप पब्लिक ऑफर के पास जा रहे हो उस दिन पता चलता है कि 100 करोड़ में से इश्यू ऑफिस ने कंपनी को केवल 80 करोड़ दिया, 70 करोड़ दिया, 60 करोड़ दिया, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो लॉ ये बोलता है कि ऑफर फॉर सेल करते समय अगर अमाउंट स्टिल आउटस्टैंडिंग है, कंपनी को आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, तब भी इसको डीम प्रोस्पेक्टस की तरफ मान लिया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, दो चीजें हैं। पहला बोला ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक इज मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट। सेकंड, होल कंसेशन नॉट इश्यूड बाय द कंपनी व्हेन ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक यहां पे लिखा देखिए अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। वर्ड क्या लिखा है, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में प्रूफ किया जा सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो लॉ में दो प्रिजम्पशन हो गई। एक क्या लिखा है कि आपने जब इश्यू ऑफ को अलॉटमेंट किया उसके 6 महीने के अंदर इश्यू ऑफ पब्लिक के पास जाता है तो उसको डीम प्रोस्पेक्टस मानते हैं। लेकिन अगर इश्यू ऑफ ने प्रूव कर दिया कि नहीं, ये जो भले हम 6 महीने के अंदर पब्लिक के पास जा रहे हैं लेकिन ये डीम प्रोस्पेक्टस का लॉ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, अगर आप प्रूव कर दिए तो उस केस में डीम प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों जो प्रिजम्पशन है उसके अगेंस्ट में प्रूफ किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इंफॉर्मेशन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ये ऑफर फॉर सेल जो पब्लिक को आप दे रहे हो तो इसको तो प्रोस्पेक्टस की तरह मानेंगे, मतलब प्रोस्पेक्टस का पूरा लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसमें दो आपको प्रोस्पेक्टस में जो बातें बतानी वो तो बतानी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा आपको 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। और वो 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, पहला पॉइंट है नेट अमाउंट ऑफ कंसेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, और सेकंड नंबर है टाइम एंड प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इश्यू ऑफिस कैन बी इंस्पेक्टेड। मतलब आपको 2 एक्स्ट्रा बातें क्या बताना पड़ेगा, इश्यू ऑफिस पब्लिक को ये बताएंगे कि हमारे और कंपनी के बीच में कितने रुपए की डीलिंग हुई है वो बताना पड़ेगा, और हमारे और कंपनी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर आप देखना चाहते हो तो ये टाइम है, ये प्लेस है, यहां पर आकर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को दे सकते हो। और आखिरी पॉइंट है सिग्नेचर। ये जो प्रोस्पेक्टस आप पब्लिक को दे रहे हो तो उसमें साइन कौन करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि वो जो इश्यू ऑफिस है वो कौन है। अगर वो एक कंपनी है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, लेकिन अगर वो इश्यू ऑफिस एक पार्टनरशिप फर्म है तो इसमें साइन किया जाएगा एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया सेक्शन नंबर 25। एक बार मैं वापस से बोलना चाहूंगा, 25 में देखो क्या लिखा है, अगर कंपनी अलॉटमेंट करती है किसी भी इश्यू ऑफिस को इस उद्देश्य के साथ कि वो पब्लिक के पास जाएगी, ऑफर फॉर सेल करेगी, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक ऑफर करेंगे उसको डीम प्रोस्पेक्टस मानेंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा, 2 इफेक्ट होगा सर, कंटेंट और लायबिलिटी का लॉ एप्लीकेबल होगा, और इश्यू ऑफिस के जो डायरेक्टर है, जो लोग हैं ऑफिसर हैं, उनको कंपनी का डायरेक्टर मान लिया जाएगा। 2 केस में मान लिया जाता है कि आपके बीच में इंटेंशन है। पहला है इश्यू ऑफिस को जब अलॉटमेंट किया गया उसके 6 महीने के अंदर ये पब्लिक के पास जा रहे हैं, या जिस दिन ये पब्लिक के पास जा रहे हैं उस दिन तक उन्होंने कंपनी को फुल अमाउंट पेमेंट नहीं किया। चौथा पॉइंट है इंफॉर्मेशन, जो प्रोस्पेक्टस है उसमें प्रोस्पेक्टस की सारी बातें बतानी पड़ेगी, 2 एक्स्ट्रा बातें बताना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी को उससे कितना पैसा मिला नेट अमाउंट, और दूसरा टाइम और प्लेस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, और 5वां नंबर का पॉइंट है सिग्नेचर। जो इश्यू ऑफिस अगर वो कंपनी है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, और वो पार्टनरशिप में तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट अगले सेक्शन में आते हैं, सेक्शन नंबर 26। ये पूरा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे रहा है कि अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहता है तो उसमें क्या क्या मैटर्स आपको देने पड़ेंगे। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं, कंटेंट और प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें लिखना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस में डेट डालना पड़ेगा और प्रोस्पेक्टस को साइन किया जाएगा। इसके बाद जो प्रोस्पेक्टस है उसमें आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर वो सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी जो सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके बताएगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जो प्रोस्पेक्टस है उसमें डेट डालना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, और जो प्रोस्पेक्टस में आपको सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर वो सारी रिपोर्ट देना पड़ेगा जो सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके बताएगी। और जब तक सेबी इसको स्पेसिफाई नहीं करेगी तब तक सेबी का रेगुलेशंस एप्लीकेबल होगा। सेकंड नंबर है, आप जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये क्लियर कट प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा कि हमने प्रोस्पेक्टस को बनाते समय 3 एक्ट के अगेंस्ट में नहीं लिखा है। पहला कंपनीज एक्ट, दूसरा सेबी, और तीसरा SCRA।
मतलब कंपनीज एक्ट, सेबी और एससीआरए के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको हमने कंप्लाई किया है, हमने उसके कॉन्ट्ररी या उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये प्रोस्पेक्टस में आपको बताना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है, दो एक्सेप्शन है जहां पे 26 का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला केस है राइट ऑफर। राइट ऑफर मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी नए शेयर इशू करती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर या डिबेंचर इशू करती है तो एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को उनको ये पहले ऑप्शन देना पड़ता है कि वो शेयर परचेस करें, उसको बोलते हैं राइट ऑफर। तो अगर कोई कंपनी राइट ऑफर कर रही है शेयर्स और डिबेंचर्स को अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर या डिबेंचर होल्डर को, भले कंपनी ने उसको अपने शेयरहोल्डर को राइट टू रिनाउंस दिया है या नहीं दिया है। राइट टू रिनाउंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। मतलब कई कंपनियां क्या बोलती है कि आप चाहो तो हमारे इतने शेयर खरीद सकते हो, अब आप नहीं खरीदना चाहते हो तो आप अपने इस अधिकार को किसी और को बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। और कई कंपनियां क्या बोलती है कि ये ऑफर हम केवल आपको देना, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसी को बोलते हैं रिनाउंस करने का राइट मिलना या नहीं मिलना। तो रिनाउंस का यहां पे मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर कंपनी राइट ऑफर कर रही है तो उस केस में प्रोस्पेक्टस का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर कंपनी का ये जो ऑफर है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, एकदम सेम टू सेम है। किससे, जो कंपनी ने इसके पहले जो शेयर्स डिबेंचर्स को इशू किया था, शेयर डिबेंचर इशू किए थे, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन थे एकदम सेम टू सेम टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है। और प्लस ये जो ऑफर है, ये जो कंपनी है ना, उनके ये सिक्योरिटीज लिस्टेड है, किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो उस केस में आपको 26 का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब दो केस में 26 का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला, अगर कंपनी राइट ऑफर में जाती है तो, और दूसरा, कंपनी का ये जो ऑफर है वो कंपनी के प्रीवियस ऑफर के यूनिफॉर्म है और प्लस कंपनी के जो सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड है। तीसरा पॉइंट है डेटिंग के बारे में। मतलब कोई भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है उसमें डेट लिखा रहता है, और वो जो डेट होता है ना, ये माना जाता है कि उसी दिन प्रोस्पेक्टस को पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलिंग विद आरओसी। कोई भी प्रोस्पेक्टस आप जब पब्लिक के पास जाते हैं, पब्लिक को इशू करना चाहते हैं, उसके पहले उसकी कॉपी आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। तो ये वही लिख रहा है कि जिस दिन पब्लिकेशन की डेट है उसको या उसके पहले आपको प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी आरओसी को फाइल करना पड़ेगा और इसको साइन करना पड़ेगा। साइन कौन करता है सर, तीन में से कोई लोग साइन कर सकते हैं, कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर या उनके ऑथराइज अटॉर्नी। तो ये लोग प्रोस्पेक्टस को साइन करते हैं, मतलब ऑथराइज करते हैं। नेक्स्ट पांचवा नंबर देखिए, एक्सपर्ट। कई बार क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट के स्टेटमेंट को भी लिखना पड़ता है। अब एक सवाल है कि एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ, तो एक्सपर्ट वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 38 में। सेक्शन 2 क्लॉज 38, एक्सपर्ट में कौन कौन शामिल होगा सर, एक्सपर्ट में शामिल होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंजीनियर, वैल्यूअर, या और कोई भी पर्सन जिनको ये पावर है या अथॉरिटी है कि वो सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। और ये जो पावर इनको मिला है वो किसी एक्ट में मिला है, तो उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। देखिए क्या लिखा है, एक्सपर्ट इंक्लूड इंजीनियर, वैल्यूअर, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी अदर पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू इशू सर्टिफिकेट इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ। जैसे इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, सीए को ऑथराइज करता है कि आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए। तो कई बार ऐसा होता है जहां पे एक्सपर्ट के ओपिनियन को प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है। तो अगर आप एक्सपर्ट के ओपिनियन को प्रोस्पेक्टस में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, लेकिन आपको इन चार बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या चार बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, वो जो एक्सपर्ट है जिसका ओपिनियन आप लिख रहे हैं वो कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट में इंगेज और इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वो जो एक्सपर्ट है उसने अपनी रिटर्न कंसेंट दिया था कि मेरे स्टेटमेंट को आप शामिल कर लो, और उसने अपने रिटर्न कंसेंट को विड्रॉ भी नहीं किया था प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल करने के पहले। और कंपनी को प्रोस्पेक्टस में इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी थी और उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया। तो ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो एक्सपर्ट के स्टेटमेंट को अपन प्रोस्पेक्टस में पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 6 नंबर। 6 नंबर है कि आप जो भी प्रोस्पेक्टस आप पब्लिक को देते हो, पब्लिक को कॉपी देते हो, तो उसमें आपको दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो है कि आपको यह बताना पड़ेगा, आपको प्रोस्पेक्टस के फेस पर, फ्रंट पेज पे ही बताना पड़ेगा कि इसकी कॉपी हमने आरओसी को फाइल कर दिया, डिलीवर कर दिया है। और सेकंड नंबर आपको बताना पड़ेगा कि वो जो प्रोस्पेक्टस हमने आरओसी को फाइल किया है उसके साथ हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट को अटैच किया है। तो ये दो जानकारी आपको पब्लिक को बतानी पड़ेगी, जो प्रोस्पेक्टस को आप पब्लिक को दे रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रोस्पेक्टस इशू कब तक करना पड़ेगा। भाई आपने आरओसी को तो फाइल कर दिया, तो जिस दिन आपने आरओसी को फाइल किया, डिलीवर किया, उसके 90 दिन के अंदर आपको इसकी कॉपी पब्लिक को देना पड़ेगा। तो ये जो 90 डेज वाला जो लॉ है ना, ये एमसीक्यूज में काफी आ सकता है, आपको आ भी चुका है। तो ये टोटल पेनल्टी प्रोविजन आप पढ़ लीजिएगा। 7 पॉइंट मैंने बताए, एक बार क्विक रिव्यू में ले रहा हूं 7 पॉइंट का।
देखो क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब क्या हुआ, प्रोस्पेक्टस में डेट डालना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट बतानी पड़ेगी जो सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब करेगी। जब तक सेबी नहीं बताएगी तब तक सेबी का जो रेगुलेशन वो एप्लीकेबल होगा। प्रोस्पेक्टस में आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हमने कंपनी से सेबी एसआरए का वॉल्यूशन नहीं किया। दो केस में प्रोस्पेक्टस का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा 26, एक राइट ऑफर, दूसरा आपका ऑफर यूनिफॉर्म है और लिस्टेड है। प्रोस्पेक्टस में आपको डेट डालना पड़ेगा। अगला पॉइंट है प्रोस्पेक्टस आपको फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास। आपको जो फाइल करते हैं प्रोस्पेक्टस में उसमें साइन किया जाएगा डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर या अटॉर्नी के द्वारा। एक्सपर्ट के ओपिनियन को लिखना है तो ध्यान रखना कि एक्सपर्ट किसी भी तरीके से कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसने कंसेंट दियो, विड्रॉ नहीं किया और आपने स्टेटमेंट को लिख दिया हो। अगला पॉइंट है जब प्रोस्पेक्टस पब्लिक को देते हैं उसके फेस पे लिखना पड़ेगा दो बातें, इसकी कॉपी हमने आरओसी को डिलीवर कर दिया और दूसरा उसके साथ हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए, और जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस आरओसी को डिलीवर कर दिया उसके 90 डेज के अंदर इसको पब्लिक को आपको देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं 27। ये 27 का जो लॉ है वो कब एप्लीकेबल होता है? 27 का लॉ वैसे तो सेक्शन 13 के लॉ से काफी कुछ मिलता जुलता है, और सेक्शन 13 है एमओए के क्लॉज में हमने डिस्कस किया था, एमओए के टॉपिक में ऑब्जेक्ट क्लॉज का चेंज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज का चेंज का जो लॉ है ना वो सेम टू सेम लॉ यहां पे एप्लीकेबल होगा। पहले तो देखो 27 का लॉ एप्लीकेबल कब होगा? 27 का लॉ एप्लीकेबल होगा आपने प्रोस्पेक्टस में जो टर्म्स बता के रखे थे, कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स बता के रखी थी, या जो आपने प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट्स लिख कर रखा था कि हमारी कंपनी इस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा ले रही है आपसे। अगर कंपनी पैसा तो ले लिया कंपनी ने, अगर कंपनी इसको चेंज करना चाहती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को बदलना चाहती है या ऑब्जेक्ट को बदलना चाहती है, तो कंपनी को 27 के लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। अगर कंपनी टर्म्स को वेरिएशन करना चाहती है या जो प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्ट उसको चेंज करना चाहती है, तो कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, मतलब जनरल मीटिंग बुला के एसआर पास करो। सेकंड नंबर है कि आपने जनरल मीटिंग बुलाने के लिए जो नोटिस दी होगी, उस नोटिस में जो जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसको आपको पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिकेशन कहां करना पड़ेगा सर? दो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करना पड़ेगा, एक इंग्लिश और दूसरा लोकल, और उन न्यूज़पेपर में आपको जस्टिफिकेशन बताना पड़ेगा कि हम ये वेरिएशन क्यों करें। तीसरा पॉइंट, आप जो भी पैसा आपके पास आ रहा है आप उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आप इन पैसों को यूज नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। और वो क्या नहीं कर सकते आप किसी दूसरी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर, किसी दूसरी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बाइंग, ट्रेडिंग या अदरवाइज डीलिंग नहीं कर सकते। मतलब एक जगह पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जगह क्या है? दूसरी कोई लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर के बाइंग, ट्रेडिंग या डीलिंग में आप पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है एग्जिट ऑफर। एग्जिट ऑफर का मतलब क्या हुआ सर? भाई आप एसआर पास करके फैसला ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को बदल रहे हैं, और एसआर में आपको मालूम है 75% की मेजोरिटी चाहिए। मान लीजिए आपने एसआर पास किया, 80% लोगों ने फेवर में वोट किया कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट को बदल लो, 20% लोग अगेंस्ट में। ये जो अगेंस्ट में लोग होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? डिसेंटिंग शोल्डर। डिसेंटिंग शोल्डर। तो लॉ ये बोलता है कि जो डिसेंटिंग शोल्डर है, जो एसआर के फेवर में नहीं है, तो उनके शेयर को उनको एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा। एग्जिट ऑफर का मतलब क्या हुआ? उनके जो शेयर्स हैं उनके शेयर परचेस कर लिए जाएंगे। किनके द्वारा परचेस किए जाएंगे? कंपनी के प्रमोटर या कंट्रोलिंग शेयरहोल्डर के द्वारा परचेस किए जाएंगे। और प्राइस क्या होगा, कौन से रेट में खरीदेंगे, तरीका क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, ये सब सेबी ने जो प्रिस्क्राइब किया वो सारा का सारा आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में जो टर्म्स लिखी है या जो ऑब्जेक्ट लिखा है, अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये चार बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एसआर पास करो, पब्लिकेशन दो, लेकिन इन पैसों का दूसरे कंपनी की इक्विटी शेयर में आप डीलिंग नहीं कर सकते, परचेस नहीं कर सकते, और जो डिसेंटिंग लोग हैं उनको एग्जिट ऑफर दो। नेक्स्ट 28 का लॉ एप्लीकेबल कब होता है? मान लीजिए कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है सर, ठीक है, वो अपने शेयर बेचना चाहता है पब्लिक को। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर किसको बेचना चाहता है? पब्लिक को। तो वो चाहे तो कंपनी को ऑथराइज कर सकता है कि इसने कंपनी को ऑथराइज किया और कंपनी क्या करी है, इसके शेयर को पब्लिक को बिकवा रही है। तो ये यहां पर सेक्शन 28 का लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या बोलता है कि कंपनी, ये अब जरा सोच के देखिए, यहां पे क्या हो गया, जो पैसा है वो पैसा पब्लिक कंपनी को दी गई, और कंपनी किसको देगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को।
मतलब पैसा कंपनी के पास नहीं आ रहा है, तो कंपनी, लेकिन पूरा का पूरा जो इशू है वो कौन हैंडल कर रहा है? कंपनी। तो यहां पर कंपनी को प्रोस्पेक्टस, या ऐसा बोल सकते हैं कि जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये कंपनी ऑफर फॉर सेल कर रही है उसको प्रोस्पेक्टस की तरह मान लिया जाएगा। मतलब यहां पर भी पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस का लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो भी खर्चा यहां पे आ रहा है ना, वो खर्चा एग्जिस्टिंग शेयर जिसका शेयर कंपनी बिकवा रही है उसको पूरा रीइंबर्स करना पड़ेगा कंपनी को। चलिए पढ़िए 28 क्या लिखा है। अगर कंपनी के कुछ मेंबर शेयर पब्लिक को बिकवाना चाहते हैं कंपनी के थ्रू, तो इनको पहले तो बीओडी से कंसल्ट करना पड़ेगा, और बीओडी से कंसल्ट करके वो चाहें तो अपने पूरे शेयर या कुछ शेयर पब्लिक को ऑफर फॉर सेल करवा सकते हैं। इसके लिए वो क्या करेंगे, ये लोग मिलकर कंपनी को ऑथराइज करेंगे, मिलकर, मतलब मान लीजिए 4 शेयर होल्डर है, वो सब मिलकर अपना शेयर बेचना चाहते हैं, तो चारों मिलकर कंपनी को ऑथराइज करेंगे कि आप नेसेसरी एक्शन लो, और जितना भी खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा खर्चा कंपनी को, पहले कंपनी ने खर्चा किया लेकिन ये लोग कंपनी को रिम्बर्स करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अगर कंपनी के कुछ मेंबर बीओडी से कंसल्ट करके अपने सारे के सारे शेयर या पार्ट ऑफ द शेयर पब्लिक ऑफर करवा सकते हैं, तो उसके लिए उनको कंपनी को ऑथराइज करना पड़ेगा कलेक्टिवली कि भैया आप जो भी नेसेसरी एक्शन लेना लीजिए। तो जितना भी इसमें खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा खर्चा इनको रिइंबर्समेंट करना पड़ेगा। अब लॉ क्या बोलता है, कंपनी जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक के पास जाएगी उनको प्रोस्पेक्टस की तरह मान लिया जाएगा। वही लिख रहा है, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। और प्रोस्पेक्टस मान लिया गया मतलब क्या हुआ, जितने भी लॉ हैं, रूल्स हैं रिलेटिंग टू कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड लायबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट शैल अप्लाई। मतलब जो पहले भी अपन ने पढ़ा था, प्रोस्पेक्टस के कंटेंट का पूरा लॉ एप्लीकेबल होगा, और प्रोस्पेक्टस गलत बातें बताते हैं तो जो भी उसमें लायबिलिटी का क्लॉज है वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये माना जाएगा जैसे कि प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया है, मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो जवाबदार होंगे अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ आपने गलत बातें बताई। इसके बाद ये रूल्स में कुछ बातें लिखी है, एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि कुछ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है जो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहां पर मतलब ये वाला जो केस है ना 28 वाला, जहां पे शेयरहोल्डर अपना शेयर बिकवा रहे, कौन कौन सा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको मालूम है कि 90% होता है सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो इशू फेल हो जाता है, कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी, पूरा पैसा वापस कर देगी। लेकिन यहां पर अगर कंपनी का कोई मेंबर अपने शेयर पब्लिक को बिकवाना चाहता है तो हो सकता है कि 70% ही शेयर परचेस करने के लिए तैयार हुआ, 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो भी ये अलॉटमेंट कर सकते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉर्मल केस में लॉ में क्या लिखा है, आपका जो नॉमिनल वैल्यू उसका 5% एप्लीकेशन बनी होना चाहिए, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, जब कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो कंपनी को यह बताना पड़ता है कि हमने आपके पैसों का कैसे इस्तेमाल किया, वो यहां पे बताने की जरूरत नहीं है। और भी कोई दूसरी इंफॉर्मेशन जिसको गैदर करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं था तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये 4 चीजें सेक्शन 28 पे एप्लीकेबल नहीं होगी। यहां पे लॉजिक बस ये है कि यहां पे कंपनी खुद कुछ नहीं कर रही है, पैसा कंपनी को नहीं मिल रहा है, बल्कि पैसा किसको मिल रहा है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को। तो कुछ एग्जम्पशन दे दी गई है। इसके बाद 29 को एक बार पेंडिंग करते हैं सर, बाकी दूसरे सेक्शन देखते हैं। आइए नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं हम लोग, सेक्शन नंबर 30। चलिए सेक्शन नंबर 30 है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस का लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट पब्लिश करती है कि हमारी कंपनी का पब्लिक ऑफर आ रहा है, तो कंपनी को कुछ चीजें उस एडवर्टीजमेंट में बताना पड़ेगा। और ये बेसिकली क्या बताना पड़ता है, एमओए के कंटेंट जो आपको न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा। क्या क्या बताना पड़ेगा, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है, क्या होगा, और कंपनी का कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल क्या है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। ये 2 बातें कैपिटल के बारे में बताना पड़ेगा। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के नाम बताना पड़ेगा, और सब्सक्राइबर कितना शेयर परचेस करने वाला है वो। तो ये बेसिक जानकारी आपको एडवर्टाइजमेंट में देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट लॉ के ऊपर बात करते हैं, सेक्शन नंबर 31। यह है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, या इसको शॉर्ट में बोलेंगे एसपी। ये कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल होता है, कई कंपनियां ऐसी होती है जिनको साल में कई बार पब्लिक ऑफर के थ्रू पैसे लेने पड़ते हैं। अब बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करना बड़ा मुश्किल काम है, तो 31 उनको एग्जम्पशन देता है कि आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार प्रोस्पेक्टस इशू करो, और जब दूसरी बार आपको फिर पब्लिक ऑफर में जाना है तो पूरे प्रोस्पेक्टस की जगह आपको केवल चेंजेस बताना पड़ेगा जो पहले और करेंट पीरियड में हुआ है।
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं भाई, मान लो एक कंपनी ने 15 अप्रैल 2021 को प्रोस्पेक्टस इशू किया। ये 31 का बेसिक लॉ क्या है, तो यहां पे तो लॉ क्या बोलता है कि आपको पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस बना के आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, पब्लिक को देना पड़ेगा। इसके बाद मान लो कंपनी को 30 जून को फिर से पैसा चाहिए। यहां पे कंपनी ने 50 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, यहां पे 30 जून को मान लीजिए कंपनी को 20 करोड़ रुपए और चाहिए, तो यहां पे एसपी का लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। एसपी के लॉ में क्या लिखा है कि ये जो पीरियड है, मतलब 15 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में जो कंपनी में चेंजेस हुए हैं, आपको वापस से 30 जून को फिर से पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना। आपको 15 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में जो चेंजेस हुए हैं उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं आईएम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये बनाओगे ना तो उसको प्रोस्पेक्टस की तरह मान लिया जाएगा। अब यहां पे लॉ में क्या लिखा है, एसपी प्लस आईएम इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपने 15 अप्रैल तक का तो पूरा प्रोस्पेक्टस बना दिया आपने, फिर ये 30 जून तक, 15 अप्रैल से 30 जून तक आपने आईएम बना दिया, और ये दोनों को मिला देंगे तो प्रोस्पेक्टस हो जाएगा, क्योंकि 15 अप्रैल की जानकारी और 30 जून तक का चेंजेस आपने इंकॉर्पोरेट करके एक और डॉक्यूमेंट बना दिया, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, प्रोस्पेक्टस। अब एक सवाल है कि ऐसा कब तक चलेगा, तो इसका आंसर है कि जो एसपी कंपनी बनाती है ना, वो एसपी का वैलिडिटी पीरियड मैक्सिमम 1 साल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 15 अप्रैल 2021 से लेकर 1 साल तक, 1 साल का मतलब क्या हो गया, 15 अप्रैल 2022 तक वैलिड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 15 अप्रैल 21 से लेकर 15 अप्रैल 22 तक, इसके बीच में आप जितनी बार पब्लिक ऑफर में जाएंगे तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल आईएम तैयार करना पड़ेगा। तो ये हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 31 में। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है लॉ में। ये डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, जस्ट मैं रीड करूं। सेल प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस, आपको मालूम है सेल प्रोस्पेक्टस भी एक प्रकार का प्रोस्पेक्टस ही है, तो ये बोल दिया ये एक प्रोस्पेक्टस है इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरइन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इश्यूज ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। मतलब सर्टेन पीरियड का मतलब क्या हुआ, 1 साल वाला पीरियड, 1 साल के बीच में आप वन और मोर इशू, एक या एक से ज्यादा इशू लाते भी हैं तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है, विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। आगे बढ़िए, फाइलिंग। अब फाइलिंग का मतलब क्या हुआ, जो मैंने बताया था ना कि एसपी जो आप पहली बार बना रहे हैं वो आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। पढ़िए क्या लिखा है। अब एक बात ये भी आती है, क्या सेल प्रोस्पेक्टस का जो लॉ हम लोग पढ़ने वाले क्या सबके लिए एप्लीकेबल है, आंसर इज नो। एनी क्लास ऑफ कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेबी रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन में जिन जिन कंपनियों को ऑथराइज किया जाएगा कि आपके लिए लॉ एप्लीकेबल है, तो केवल उन्हीं कंपनियों को ये लॉ एप्लीकेबल होगा। नॉर्मली ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, बड़े बड़े बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एक नॉर्मल कंपनी के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो एनी क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन सेबी रेगुलेशन may file sell prospectus to ROC at the stage of first offer of security। देखो अपन यही बात करें, जब कंपनी ने पहली बार ऑफर किया 15 अप्रैल को, तो उस स्टेज पर, फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी के स्टेज पर आपको सेल प्रोस्पेक्टस तैयार करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है वैलिडिटी पीरियड, जो हमने बात किया, जो सेल प्रोस्पेक्टस है उसमें बताना पड़ता है कि इसकी वैलिडिटी पीरियड क्या होगी, और वो जो वैलिडिटी पीरियड है ना वो मैक्सिमम 1 साल की होगी, ठीक है। और ये 1 साल की काउंटिंग कब से होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी। मैंने एग्जांपल लिया ना कि 15 अप्रैल को अगर ऑफर ओपन हो रहा है, कंपनी का ऑफर ओपन हो रहा है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से लेके अगले 15 अप्रैल तक मैक्सिमम एसपी का वैलिडिटी पीरियड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो फर्दर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो एसपी का जो वैलिडिटी पीरियड है दैट इज मैक्सिमम 1 ईयर, उसके दौरान आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्टस नहीं करना तो क्या इशू करना, तो आंसर है आईएम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको तैयार करना पड़ेगा। इसका फॉर्म नंबर है पास टू। ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है ना जो आप डायरेक्ट पब्लिक को नहीं दे सकते, उसकी कॉपी आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा है कि ये जो आईएम आप तैयार करें, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आप तैयार करें, ये भी आपको फाइल करना पड़ेगा। ये कब फाइल करना पड़ेगा, आपका सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफर है, आपका सेकंड ऑफर है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जो भी है, सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर के पहले आपको आईएम की कॉपी आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। और कब तक फाइल करना पड़ेगा, प्रायर टू, विद इन 1 मंथ प्रायर टू द सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर। तो आपका जब सेकंड ऑफर आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए आपका सेकंड ऑफर 30 जून को आ रहा है, तो उसके 1 महीने पहले, तो इसके 1 महीने पहले मतलब कितना हो गया, 30 मई। इस पीरियड में, मतलब 30 मई से लेकर 30 जून के पीरियड में आपको इसकी कॉपी आरओसी को फाइल करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है आईएम में क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो आईएम में सर मटेरियल फैक्ट बताए जाते हैं। किसके बारे में मटेरियल फैक्ट बताना पड़ेगा, न्यू चार्जेस क्रिएटेड, मतलब पहले की डेट और इस डेट के बीच में कंपनी ने नए चार्ज क्रिएट किए हैं क्या, कोई नई सिक्योरिटी एसेट की दी है क्या किसी को, दूसरा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजेस हुए हैं क्या, और अदर चेंजेस एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब आईएम में आपको 3 बातें बताना पड़ेगा। 3 बातें क्या होगी, नया चार्ज कोई क्रिएट हुआ उसकी जानकारी दो, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज आया, और अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीमेशन ऑफ चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ सर, कई ऐसे मेंबर होते हैं जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार होने के पहले ही, कई इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी को पैसा देते हैं कि आपका जब पब्लिक ऑफर आएगा तो हम इतना शेयर परचेस करने के लिए तैयार है, ये पैसा भी रख लो। तो उस केस में अगर कंपनी को एडवांस पेमेंट मिल चुका है चेंजेस होने के पहले, चेंजेस के पहले, तो उस केस में कंपनी पहले तो एप्लीकेंट को चेंज बताएगी, मतलब जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है ना, ये कंपनी उस इन्वेस्टर को भेजेगी कि भैया पढ़ लो, अगर आप चाहते हो तो अपना पैसा वापस मांग सकते हो। और अगर अगर वो जो मेंबर है, वो जो इन्वेस्टर है, वो पैसा मांगता है तो उस केस में कंपनी को अगले 15 दिन के अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे। मतलब कुल मिला के अगर कोई इन्वेस्टर पहले से पैसा दे देता है आईएम बनने के पहले, तो कंपनी उनको डायरेक्ट अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी, कंपनी उनको एक मौका देगी, चेंजेस बताएगी कि देख लो ये चेंजेस हुए, आप चाहो तो अपने पैसों को वापस मांग सकते हो। अगर उसने पैसे वापस मांगे तो कंपनी को 15 दिन के अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे। और प्रोस्पेक्टस का मतलब यहां पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अलोंग विथ सेल प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस। तो ये 7 पॉइंट हो गए सर सेल प्रोस्पेक्टस के बारे में। पहला तो मीनिंग हो गया, सेकंड नंबर फाइल करना पड़ेगा, हर कंपनी के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, सेबी रेगुलेशन में जिन क्लास ऑफ कंपनी को बताया जाएगा उनके ऊपर प्रोस्पेक्टस, सेल प्रोस्पेक्टस का लॉ एप्लीकेबल होगा, और फर्स्ट ऑफर के समय ये फाइल करना पड़ेगा। इसका वैलिडिटी पीरियड बताना पड़ता है, 1 साल से ज्यादा का नहीं हो पाएगा, और ये जो 1 साल है वो कहां से काउंट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। फिर आपको बार बार वैलिडिटी पीरियड के दौरान बार बार आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या बनाना पड़ेगा, आईएम। आईएम आपको एक महीने के पहले अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। आईएम में आपको न्यू चार्ज, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस और अदर चीजें बतानी पड़ेगी। और कोई लोग जो एडवांस देते हैं तो कंपनी उनको एक बार मौका देगा, फिर 15 दिन में अगर वो पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो 15 दिन में पैसा वापस किएंगे, और एसपी प्लस आईएम जो है ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, प्रोस्पेक्टस। अगले सेक्शन में आते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 32। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, अगर कंपनी ने कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसमें 2 चीजें मिसिंग है, क्या क्या 2 चीजें मिसिंग है, कंपनी ने प्राइस नहीं बताया और क्वांटिटी नहीं बताया, तो वो जो प्रोस्पेक्टस है जिसमें क्वांटिटी और प्राइस नहीं बताया गया उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें बेसिकली जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी प्राइस बैंड बताती है, क्या बताती है, प्राइस बैंड बताती है। प्राइस बैंड बताना मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कंपनी ने कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें कंपनी ने पब्लिक को बोला कि हमारा जो ऑफर प्राइस है वो 50 रुपए से लेके 55 रुपए तक का है। इसका मतलब कंपनी को इन्होंने ऑफर क्या किया, क्या बोला कि अगर आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस करना चाहते हैं तो आप हमको बिड भेजो, आप हमको एक बिड भेजो, और ये जो बिडिंग करोगे आप, ये मिनिमम 50 रुपए और मैक्सिमम 55 रुपीज तक का होगा। फिर क्या होगा, लोगों के जो पब्लिक, जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करेगा, कंपनियों को एप्लीकेशन भेजेगा कि कोई बोलेगा कि हम आपके 55 शेयर परचेज, 55 रुपीज में हम आपके 1 लाख शेयर खरीदेंगे, कोई बोल सकता है कि हम आपके 50 रुपए में हम आपके 5000 शेयर खरीदेंगे। तो ऐसे करके पूरे बिड जब कंपनी के पास आता है तो उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा प्राइस क्या फिक्स होगा, फिर मतलब बिड के बेस पे प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है। ये पूरी प्रोसेस को वो जो प्रोस्पेक्टस है उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। चलिए वापस से देखते हैं क्या बोलता है। पहला पॉइंट है, ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ प्राइस एंड क्वांटम, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंपनी चाहे तो, ये कंपल्सरी नहीं है, कंपनी फिक्स भी कर सकती है कि हमारा एक शेयर 52 रुपीज का है, ये तो फिक्स प्राइस हो गया, लेकिन कंपनी को लॉ मेकर ने ऑप्शन दे दिया कि कंपनी चाहे तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है प्रायर टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के पहले आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। फिर अगर आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं तो आपको जिस दिन आपका पब्लिक ऑफर ओपन हो रहा है उसके 3 दिनों के पहले, कम से कम 3 दिन के पहले इसकी कॉपी आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डायरेक्ट पब्लिक को नहीं दे पाएंगे, आपका जिस दिन ऑफर ओपन हो रहा है उसके कम से कम 3 दिन के पहले इसकी कॉपी आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस है, जो प्रोस्पेक्टस के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो सारा का सारा इसमें एप्लीकेबल होगा। केवल इसमें 2 बातें नहीं होगी, कौन कौन सी 2 बातें, एक है प्राइस और दूसरा है क्वांटिटी। इसके बाद
वेरिएशन बिटवीन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस, मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पहले बन चुका है, कंपनी प्रोस्पेक्टस बाद में बनाती है। कब बनाती है प्रोस्पेक्टस? जब आपका प्राइस फाइनल होता है तो उसके बाद कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है। तो यहां पे लॉ क्या बोलता है कि वो जो कंपनी फाइनल प्रोस्पेक्टस बना रही है ना, तो उसमें कंपनी को एक हाईलाइट करना पड़ेगा कि हाईलाइट क्या करना पड़ेगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस के बीच में ये वेरिएशंस है, दिस वेरिएशन शुड बी हाईलाइटेड एज वेरिएशन इन द प्रोस्पेक्टस। और फिर क्या होगा, जब आपका ऑफर क्लोज हो जाएगा, जब आपका ऑफर क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद एक प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाएगा जिसमें टोटल कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग प्राइस क्या है और अदर डिटेल जो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं है, उसको आपको आरओसी और सेबी को फाइल करना पड़ेगा। मतलब ये बेसिकली आपका फाइनल प्रोस्पेक्टस है। ठीक है सर, तो ये 6 बातें हो गई। पहला तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें प्राइस और क्वांटिटी नहीं है। कंपनी चाहे तो इसको इश्यू कर सकती है आरओसी को। अगर आप आरओसी को इश्यू करना चाहते हो तो फाइल कब करना पड़ेगा, ऑफर ओपन होने के कम से कम 3 दिन के पहले। ठीक है, ये आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन सेम है प्रोस्पेक्टस के समान। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस के बीच में जो वेरिएशन है उसको प्रोस्पेक्टस उसको हाईलाइट करते हुए आपको प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा। और जब आपका ऑफर क्लोज हो जाएगा तो कंपनी एक फाइनल प्रोस्पेक्टस बना के आरओसी और सेबी को फाइल करेगी। उसमें जो जानकारी प्रोस्पेक्टस में नहीं बताई है वो पूरी की पूरी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। इसके बाद ये है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ 34 एंड 35। इसमें हम बात करने वाले हैं मिसरीडिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। मिसरीडिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या हुआ, 34 में मिसरीडिंग प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है कि मिसरीडिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। 2 सेक्शन आप देख रहे हैं 34 35। 34 है क्रिमिनल लायबिलिटी के ऊपर और 35 है सिविल लायबिलिटी के ऊपर। और ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनट्रू प्रोस्पेक्टस या मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस या मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। किसी भी प्रोस्पेक्टस को अनट्रू मान लिया जाएगा अगर 2 में कोई एक कंडीशन पूरी हो रही है। पहला, आपने जो स्टेटमेंट इंक्लूड किया है प्रोस्पेक्टस में, वो जिस फॉर्म और कंटेक्स्ट में आपने इसको इंक्लूड किया है वो मिसलीडिंग है। आपने कोई स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में जिस तरीके से लिखा है वो तरीका गलत है। लोग आपने कुछ लिखा, लोग कोई और इसका मीनिंग निकाल लिया, तो उस केस में प्रोस्पेक्टस को अनट्रू मानेंगे। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस लो आया, रेक्स वर्सेस खिलसेंट का केस। इसमें क्या हुआ, एक कंपनी के बहुत ट्रेडिंग लॉसेस थे लेकिन कंपनी को प्रॉफिट था, कैपिटल प्रॉफिट था। एसेट को बेच के कैपिटल प्रॉफिट इकट्ठा किया और कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया कैपिटल प्रॉफिट में से। और कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा, हमारी कंपनी पिछले कई साल से डिविडेंड बांट रही है। अब देखा जाए तो है तो गलत नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि हम जो डिविडेंड बांट रहे हैं वो कैपिटल प्रॉफिट में से बांट रही है। कंपनी साइलेंट रही, तो यहां पे माना जाएगा कि प्रोस्पेक्टस अनट्रू है क्योंकि पब्लिक को धोखा हो गया। और सेकंड नंबर प्रोस्पेक्टस को अनट्रू को बोलेंगे, आपने प्रोस्पेक्टस में कोई मैटर को ओमिट कर दिया, जो लिखना था वो नहीं लिखा, जिससे लोग मिसलीड हो गए। सर्टेन मैटर ओमिटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टस इज कैलकुलेटेड टू मिसलीड द पब्लिक। तो उस केस में, दोनों केस में माना जाएगा कि प्रोस्पेक्टस अनट्रू है। अब एक सवाल होता है कि अगर प्रोस्पेक्टस अनट्रू है तो उस केस में लायबिलिटी क्या आएगी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। 2 टाइप की लायबिलिटी आएगी, 34 में क्रिमिनल लायबिलिटी और 35 में सिविल लायबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग क्रिमिनल लायबिलिटी। चलिए, क्रिमिनल लायबिलिटी का लॉ क्या बोलता है, देखिए क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी इसके ऊपर। सबसे पहली बात यह है, तो ऐसे सारे पर्सन जिन्होंने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया है उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी का लॉ एप्लीकेबल होगा। ऐसे सारे लोग जिन्होंने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया है उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी का लॉ एप्लीकेबल होगा। और इसका मतलब इनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब लॉ ने क्या बोल दिया, ऐसा माना जाएगा जैसे कि उन्होंने फ्रॉड किया और 447 का लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब सीधा सीधा क्या बोल दिया, जो प्रोस्पेक्टस आपने जिन जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया है उन सब के ऊपर 447 का लॉ एप्लीकेबल होगा। और 447 मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी। अब ये 447 क्या है सर, देखिए 447 में पेनाल्टी क्या दी हुई है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट का फ्रॉड किया। अगर आपका जो फ्रॉड का अमाउंट है वो एक लिमिट दी हुई है लॉ में, वो जो लिमिट हम लोग बात करने वाले हैं, कम से कम उतना आपने फ्रॉड किया। जो लिमिट है, आपका जो फ्रॉड के अमाउंट है वो लिमिट या उससे ज्यादा है तो उस केस में बड़ी पेनाल्टी लगेगी, और फ्रॉड के अमाउंट लिमिट से कम है तो छोटी पेनाल्टी लगेगी। अब ये लिमिट क्या है, देखो लिमिट है 10 लाख रुपए या कंपनी के टर्नओवर का 1% विच एवर इज लोअर, ये कंपनी की लिमिट है। और अगर फ्रॉड की अमाउंट इतना या उससे ज्यादा है तब पेनाल्टी बड़ी लगेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो कंपनी का टर्नओवर है
मान लो कंपनी का टर्नओवर है 8 करोड़, तो 8 करोड़ का 1% निकाल लो, ये कितना हो गया सर 8 लाख, और 10 लाख रुपए ये वाला, विच एवर इज लोअर, तो दोनों में लोअर कितना है 8 लाख, 8 लाख की लिमिट हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर फ्रॉड की जो अमाउंट है वो 9 लाख की है या फ्रॉड की अमाउंट 7 लाख की है, अगर 9 लाख का फ्रॉड की अमाउंट है तो इसका मतलब बड़ी पेनाल्टी एप्लीकेबल होगी, और 7 लाख की फ्रॉड की अमाउंट है तो छोटी पेनाल्टी एप्लीकेबल होगी। तो अब ये बड़ी पेनाल्टी छोटी पेनाल्टी का मतलब क्या है, देखिए बड़ी पेनाल्टी का मतलब है कि आपके ऊपर सबसे पहले तो फाइन लगेगा, अगर आपने फ्रॉड किया ना, प्रोस्पेक्टस गलत लिया तो फाइन लगेगा। ये फाइन कितना लगेगा, मिनिमम फ्रॉड के अमाउंट से लेकर मैक्सिमम 3 टाइम ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। मतलब अगर फ्रॉड आपने 9 लाख का किया ना, तो फाइन कितना लगेगा, मिनिमम 9 लाख, मैक्सिमम 27 लाख, 3 गुना। एंड वर्ड है मतलब प्लस जेल भी होगी, और जेल कितने की होगी, मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 10 साल। और अगर आपका जो फ्रॉड है वो पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आपने, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है फ्रॉड में, तो उस केस में 6 महीने की जगह आपका मिनिमम इंप्रिजनमेंट कितना हो जाएगा, 3 साल। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व है तो 3 साल से लेकर 10 साल तक का आपके ऊपर इंप्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये हो गई बड़ी पेनल्टी। मतलब अगर आपकी फ्रॉड की अमाउंट एक लिमिट तक या उससे ज्यादा है, मतलब 8 लाख या उससे ज्यादा का फ्रॉड हुआ, तो उस केस में क्या होगा, जितने का फ्रॉड किया मिनिमम उतना फाइन से लेके 3 गुना तक, प्लस 6 महीने से लेके 10 साल तक, और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ तो 3 साल से लेके 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट होगा। और अगर फ्रॉड की अमाउंट कम है, लिमिट से कम है, तो और प्लस पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है, दो कंडीशन है, लिमिट से भी कम है और पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में इंप्रिजन फाइन क्या होगा, 5 साल तक की जेल हो सकती है, या और वर्ड है, या 50 लाख का फाइन लग सकता है, और या फिर दोनों। लेकिन अब एक सवाल है कि मान लीजिए लिमिट से तो कम है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उस केस में हमेशा पहले वाली पेनाल्टी एप्लीकेबल होगी, बड़ी पेनाल्टी एप्लीकेबल होगी। और आखिरी बात, अगर आप क्रिमिनल लायबिलिटी से बचना चाहते हैं, मान लीजिए कोई डायरेक्टर बचना चाहता है, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा उसको, दो में कोई भी एक बात अगर प्रूव करता है तो बच सकता है। पहला इमटेरियल, मतलब जो भी गलती है प्रोस्पेक्टस में वो ज्यादा बड़ी नहीं है, इमटेरियल है। और दूसरा जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था उस दिन तक उसको ये लग रहा था कि जो मैंने प्रोस्पेक्टस में लिखा वो सही है, ही हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, और जो हमने इंक्लूड किया, जो लिखा है या जो ओमिशन हुआ है, वो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा करना जरूरी है। मतलब कुल मिला के अगर आप इनोसेंटली कोई बातें लिख देते हैं जिसको आपको भी उसके बारे में नहीं पता था, तो उस केस में आपको बच सकते हैं, आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 34। अब बात करते हैं अपन लोग सेक्शन नंबर 35 के बारे में। चलिए सिविल लायबिलिटी का लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहले सिविल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है देख लो भाई, जो फ्रॉड वॉर्ड आपने किया उससे पब्लिक को नुकसान हुआ होगा, तो पब्लिक को जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई किससे होगी, डायरेक्टर को तो आपने जेल डाल दिया लेकिन पब्लिक का पैसा भी तो नुकसान हुआ ना। तो कुछ लोगों, कंपनी के जो लोग हैं उनको जवाबदार बनाया गया है कि पब्लिक को जितना नुकसान हुआ उतना आपको रिइंबर्स करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सिविल लायबिलिटी के ऊपर। सिविल लायबिलिटी सबसे पहले एप्लीकेबल कब होगी, सिविल लायबिलिटी तभी एप्लीकेबल होगी जब आपने, मतलब आपको हर्जाना तभी मिलेगा जब आप 3 कंडीशन पूरी करें। कंडीशन नंबर 1, आपने शेयर के लिए सब्सक्राइब किया हो, सब्सक्राइब करना मतलब डायरेक्ट कंपनी से परचेस करना। दूसरा, आपने अनट्रू प्रोस्पेक्टस के ऊपर एक्ट किया मतलब भरोसा किया, और तीसरा आपको नुकसान हुआ है। ये तीनों कंडीशन जो इन्वेस्टर सब्सक्राइब करेगा उसी को हर्जाना मिलेगा। पहला तो आपने शेयर डायरेक्ट कंपनी से परचेस किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस, दूसरा आपने अनट्रू प्रोस्पेक्टस के ऊपर एक्ट किया, भरोसा किया, और तीसरा आपको नुकसान हो गया। तो उस केस में आप डैमेजेस के लिए केस कर सकते हैं। यहां पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है पीक वर्सेस गरने। पीक वर्सेस गरने का केस है। इसमें डिसाइड हुआ कि अगर किसी ने ओपन मार्केट से शेयर परचेस किया तो आपको यहां पे रेमेडी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है ओपन मार्केट में अगर आप शेयर परचेस करते तो आप कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। अब एक सवाल है कि कौन कौन से लोग जवाबदार हैं। टोटल 6 लोगों के नाम है जो जवाबदार हैं। पहला तो कंपनी, मतलब जिनके ऊपर आप केस कर सकते हो। दूसरा कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर। तीसरा कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर। चौथा प्रमोटर। पांचवा एक्सपर्ट, और छठवा ऐसा पर्सन जिन्होंने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया है। तो ये 6 लोग हैं जो भी रिस्पॉन्सिबल है, आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। अब अगर ये बचना चाहते हैं तो डिफेंस अवेलेबल है। जैसे यहां पे 2 डिफेंस थे ना, तो यहां पे 2 नहीं बल्कि 3 डिफेंस है सिविल लायबिलिटी से बचने के। वो 3 डिफेंस क्या क्या देखो। सबसे पहला डिफेंस है डायरेक्टर को। डायरेक्टर कोई भाई कंपनी में 10 डायरेक्टर है, 10 में से कोई डायरेक्टर अपने आप को बचाना चाहता है सिविल लायबिलिटी से, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बचने का उपाय क्या है। सबसे पहले वो बोलेगा कि हाँ भाई मैंने डायरेक्टर बनने के लिए सहमति दी थी, लेकिन
इशू करने के पहले, प्रोस्पेक्टस को इशू करने के पहले मैंने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लिया था कि मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, और ये जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया ये मेरे अथॉरिटी के बिना इशू किया गया, तो उस केस में वो डायरेक्टर बन जाएगा। मतलब पहली जो रेमेडी वो किसके लिए अवेलेबल है, डायरेक्टर्स के लिए। उसने कंसेंट दिया था, कंसेंट को विड्रॉ कर लिया और प्रोस्पेक्टस उसके अथॉरिटी के बिना इशू किया गया। सेकंड नंबर है कि प्रोस्पेक्ट की कोई भी पर्सन बचना चाहता है तो कैसे बच सकता है, अगर वो प्रूफ कर दे कि प्रोस्पेक्टस मेरे नॉलेज या मेरे कंसेंट के बिना इशू किया गया, और जैसे मुझे पता चला कि मेरा नाम शामिल कर दिया गया है और मैंने उसकी कंसेंट ही नहीं दी थी अपनी, तो उसने तुरंत क्या किया, पब्लिक नोटिस दे दिया, और पब्लिक नोटिस में उसने बता दिया कि प्रोस्पेक्टस मेरे नॉलेज के बिना इशू किया गया है, तो वो बच सकता है। और तीसरा बचते हैं, कई बार क्या होता है प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट जो बोलता है वैसा का वैसा छाप देते हैं डायरेक्टर। तो अगर डायरेक्टर, मान लीजिए एक्सपर्ट ने कोई कुछ ओपिनियन दिया, उसका ओपिनियन गलत है, एक्सपर्ट का ओपिनियन गलत है, तो आपने क्या किया था, प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दिया था आपने उसको सेम टू सेम छाप दिया या उसका एक्सट्रैक्ट छाप लिया, तो वो जो आपने लिखा वो बिल्कुल वही है जो एक्सपर्ट ने बताया था। और वो जो एक्सपर्ट है वो कंपिटेंट व्यक्ति भी था, मतलब वो योग्य व्यक्ति है, प्लस वो जो एक्सपर्ट है उसने अपनी रिटर्न कंसेंट दी थी कि मेरे ओपिनियन को आप पब्लिश कर सकते हो, और उसने अपनी रिटर्न कंसेंट को विड्रॉ भी नहीं किया था, तो उस केस में डायरेक्टर बच जाएंगे और एक्सपर्ट फंस जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर एक्सपर्ट का कोई ओपिनियन या रिपोर्ट है उसको आपने एज इट इज शामिल कर दिया, छाप दिया, और वो जो आपने लिखा वो जैसा एक्सपर्ट ने बोला था आपने वैसा का वैसा छाप दिया, और उसमें कोई गलती होती है तो डायरेक्टर बच जाएंगे, एक्सपर्ट फंस जाएगा। और आखिरी पॉइंट है, अगर ये प्रूव हो गया ना कि आपने प्रोस्पेक्टस में जो गलत बातें लिखी है वो इंटेंशनली धोखा देने के लिए की है, तो जो भी ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उन सब की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो ये हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि अगर प्रोस्पेक्टस आपका गलत लिखते हो तो दो सेक्शन एप्लीकेबल हो गया, 34, 35। 34 में क्रिमिनल लायबिलिटी और 35 में सिविल लायबिलिटी। और उससे बचने के उपाय ध्यान रखिएगा, यहां पे क्रिमिनल लायबिलिटी में बचने के दो उपाय हो गए, इमटेरियल और दूसरा रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू बी ट्रू, उसको लग रहा है कि वो सही बोल रहा है। सिविल लायबिलिटी से बचने के तीन उपाय हो गए, एक डायरेक्टर वाला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पॉइंट, तो इसको हमेशा कंपेयर करके पढ़िएगा, आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट लॉ में आते हैं, सेक्शन नंबर 36। ये 36 का लॉ कब एप्लीकेबल होता है, जब अगर कोई पर्सन ऐसी कोई बात बोल देता है जाने अनजाने में जिसके बेस पर दो लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, और वो जो बात बोल रहा है ना वो गलत है, तो जो पर्सन गलत बात बोल रहा है ना उसके ऊपर पेनाल्टी का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, ऐसा माना जाएगा जैसे कि उसने फ्रॉड किया। चलिए पढ़ते हैं 36 का लॉ क्या बोलता है। अगर किसी भी पर्सन ने जानबूझकर या रेकलेसली, मतलब नेग्लिजेंटली, बिना कोई बेस के उसने क्या किया, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया, ऐसा कोई प्रॉमिस किया या फोरकास्ट किया, तीन में से कोई स्टेटमेंट दे दिया, प्रॉमिस कर दिया, फोरकास्ट कर दिया किसी व्यक्ति ने, और वो जो उसने बोला वो फॉल्स है, डिसेप्टिव है, मिसलीडिंग है, या डिलिबरेटरी कुछ चीजों को उसने छुपा दिया। क्यों किया इसने, वो ये चाहता है टू इंड्यूस अदर पर्सन टू एंटर इनटू, वो चाहता है जो पर्सन है ना वो ये तीन में से कोई एक काम कर ले। मतलब अगर किसी पर्सन ने नोइंगली या रेकलेसली कोई स्टेटमेंट दिया, प्रॉमिस दिया, फोरकास्ट दिया, और वो जो बोल रहा है ना वो फॉल्स है, डिसेप्टिव है, मिसलीडिंग है ना, या उसने जानबूझ के कोई बातें को छुपा दिया, इसका पर्पस क्या था, किसी पर्सन को इंड्यूस करना, बहकाना, तीन में से कोई एक काम करने के लिए। क्या क्या उसने काम करने के लिए उकसा दिया, पहला, इससे प्रेरित होकर, इंड्यूस होकर एक पर्सन ने, जो दूसरा पर्सन है ना जिसको ये बोल रहा है, उसने किसी कंपनी के शेयर एक्वायर कर लिया, या शेयर बेच दिया, या शेयर को सब्सक्राइब कर लिया, या अंडरराइटर बन गया, तो या ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसका पर्पस था कि एक पर्सन के लिए प्रॉफिट कमाना, और या फिर आपने क्या किया, ऐसा इंड्यूस किया जिससे बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी को क्रेडिट फैसिलिटी दे दी, मतलब लोन वगैरह दे दिया। तो जो पर्सन ये काम कर रहा है ना, गलत काम कर रहा है, उसके ऊपर 447 का लॉ एप्लीकेबल होगा। और ये अपन बात कर चुके हैं, 447 का मतलब क्या हुआ, जो फ्रॉड का लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 37। ये है क्लास एक्शन सूट के बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस में जब गलत बातें लिखी जाती है तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, तो अब अलग अलग केस करने की आवश्यकता नहीं है, लोग मिलकर कंबाइंड होकर एक केस कर सकते हैं कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एडवोकेट अच्छा अपॉइंट कर पाएंगे, खर्चा कर पाएंगे, खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यही लिखा है यहां पे,
सूट में बी फाइल और एक्शन में बी टेकन अंडर सेक्शन 34, 35, 36। ये जो 3 सेक्शन हमने पढ़ा, तो कंपनी के अगेंस्ट में अगर आपको एक्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के द्वारा भी आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये यहां पे परमिट किया गया है सेक्शन नंबर 37। तो क्लास एक्शन सूट भी फाइल किया जा सकता है 34, 35 और 36, ये 3 सेक्शन के केस पे। अब यहां पे 36 के बाद में 37 का लॉ आपके सिलेबस से हटा दिया गया, 38 का लॉ हटा दिया गया, 39 और 40 का जो 2 सेक्शन है ये हम सेपरेट सेक्शन में पढ़ेंगे। अलॉटमेंट का एक अलग से टॉपिक है, उसमें मैं कराऊंगा आपको। और जो 41 का लॉ है वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जेडीआर का लॉ। तो अब प्रोस्पेक्टस में एक सेक्शन बच गया जिसका नाम है सेक्शन नंबर 42। और जो 42 का जो सेक्शन है वो है रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट। 42 का लॉ किसके बारे में? रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट। अभी जो प्राइवेट प्लेसमेंट का लॉ है 42 का, इसमें टोटल 10 पॉइंट अपने को याद करना है। इसमें एक्ट भी पढ़ना है, रूल्स भी पढ़ना है। तो एक्ट में 10 पॉइंट है, 10 में से 6 पी है और 4 ए है, मतलब 6 ऐसे पॉइंट है जो पी से शुरू होते हैं और 4 ऐसे पॉइंट है जो ए से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले मैं 6 पी और 4 ए के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले का जो पी है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, मतलब कंपनी चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी कर सकती है। इसके बाद अगला पी है, सेकंड पी है पर्सन के बारे में कि मैक्सिमम ये कितने पर्सन को ऑफर दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा पी है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के बारे में, मतलब जिन पर्सन को आप प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हो उनको ऑफर देना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, तीसरा पी। इसके बाद चौथा पी है पेमेंट, मतलब जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वो पेमेंट कैसे करेंगे। इसके बाद पांचवा पी है प्रोहिबिशन, मतलब अगर आप ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कब नहीं कर पाओगे। और छठवां पी है पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर का मतलब क्या हुआ? अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के लॉ को आपने कंप्लाई नहीं किया तो उसको पब्लिक ऑफर माना जाएगा। तो ये हो गए 6 पी। अब अगले 4 ए कौन कौन से? एक ए है अलॉटमेंट, मतलब जब एप्लीकेशन मनी आएगा तो अलॉटमेंट आपको कब तक करना है। इसके बाद अगला ए फॉर अकाउंट, जो पैसा आएगा उसको कौन से अकाउंट में आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद अगला ए है एडवर्टीजमेंट, मतलब आप क्या एडवर्टीजमेंट कर पाओगे क्या प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, इसके बारे में। और एक है अलॉटमेंट का रिटर्न, आपने अलॉटमेंट कर दिया उसके बाद उसका रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो ये याद करने का तरीका हो गया 6P + 4A। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है? एक कंपनी चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी कर सकती है। आपको मालूम है चाहे पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, दोनों कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी, देखिए वर्ड क्या लिखा है? सिक्योरिटी, मतलब शेयर भी इशू कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से, डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं। अगला पॉइंट, आप मैक्सिमम कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं? तो लॉ में लिखा है कि मैक्सिमम 50 और हायर एज में भी प्रिस्क्राइब। तो आप ज्यादा से ज्यादा, लॉ एक्ट ने लॉ में करने वर्ड क्या यूज किया? 50 लोग को, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के द्वारा कोई लिमिट हायर प्रिस्क्राइब करती है तो उनको आप एक फाइनेंशियल ईयर में सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हैं। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल में 200 की लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी है, मतलब देखा जाए तो आज के दिन ये 50 की लिमिट कोई काम की नहीं है। कुल मिला के आप प्राइवेट प्लेसमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200 लोगों को कर सकते हैं। अब ये 200 की जो काउंटिंग होगी उसमें 2 लोग को शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब ये जो 2 लोग हैं ना, इनको प्राइवेट प्लेसमेंट तो करोगे लेकिन वो 200 की लिमिट में शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब वो एक्स्ट्रा है। वो 2 लोग कौन है? एक है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और दूसरा एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटी अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो अगर हमारी कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत अपने एम्प्लॉय को प्राइवेट प्लेसमेंट करेगा तो ये लॉ एप्लीकेबल, मतलब 200 की लिमिट में वो काउंटिंग में नहीं लेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है तो कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन ये इशू करना पड़ेगा आइडेंटिफाइड पर्सन को जिनका नाम और एड्रेस कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। और ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर है उसमें उस अधिकार को रिनाउंस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में जाना चाहती है तो इस कंपनी को सबसे पहले अपने नेम्स और एड्रेस रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि किनको किनको प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे। और ये जो कंपनी है वो केवल उन लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर और एप्लीकेशन भेजेगी और उनको ये बोलेगी कि ये जो ऑफर है केवल आप ही एक्सेप्ट कर सकते हो, आप इस ऑफर को किसी और को रिनाउंस नहीं कर सकते, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब यहां पे 2 एक्सप्लेनेशन है।
एक है पब्लिक ऑफर का मीनिंग, एक है प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब। पहले मैं प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने कोई भी सिक्योरिटी का आप ऑफर कर रहे हो या इन्विटेशन टू ऑफर कर रहे हो टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। हम प्राइवेट प्लेसमेंट हर किसी को नहीं कर सकते, हम उन्हीं को कर सकते जिनको हमने सेलेक्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है थ्रू इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर एंड सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि अगर कंपनी कोई सिक्योरिटी ऑफर करी है या इन्विटेशन करी है टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, जिनको बोलते हैं आइडेंटिफाइड पर्सन। और ये इशू कैसे होता है, थ्रू इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। कंपनी को एक ऑफर बेचती है और कंपनी को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो इस सेक्शन में जो भी कंडीशन है वो कंप्लाई करना पड़ेगा। अब एक और वर्ड है पब्लिक ऑफर। भाई वैसे तो पब्लिक ऑफर का मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी ने वो जो लिमिट है 200 की, उससे ज्यादा लोगों को कंपनी ऑफर कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक ऑफर। इसी को यहां पे डिफाइन किया गया है। कोई भी कंपनी चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, वो अगर ऑफर करती है या अलॉटमेंट करती है, इनवाइट करती है टू मोर देन प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पर्सन। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, मोर देन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पर्सन, मतलब 200 से ज्यादा। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट कितनी है, 200। तो 200 से ज्यादा लोग को अगर आप ऑफर करते हो, चाहे कंपनी को पेमेंट मिला हो या नहीं मिला हो, चाहे कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, इसको बोलेंगे पब्लिक ऑफर। और पब्लिक ऑफर का जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। कुल मिला के एक ही बात है पब्लिक ऑफर में, अगर कंपनी प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पर्सन जो कि 200 है, उससे ज्यादा लोगों को ऑफर करिए, इनवाइट करिए, अलॉटमेंट करिए, तो उनको बोलेंगे पब्लिक ऑफर। और पब्लिक ऑफर का जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। मतलब 23 से लेके 41 का जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। अगला पॉइंट है पेमेंट। मतलब क्या हुआ सर, आपने देखिए पहले तो आपने लोगों को सेलेक्ट किया, आपने रिकॉर्ड किया, उनको आपने ऑफर भेजा कि आप हमारे शेयर चाहो तो परचेस कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं, जो लोग शेयर परचेस करना चाहते हैं, उनका लॉ क्या लिखा, देखो जो पेमेंट होगा, इन्वेस्टर जो कंपनी को पैसा देगा वो चेक से या डीडी से या अदर बैंकिंग चैनल से देंगे, कैश में पेमेंट नहीं हो सकता। मतलब पेमेंट कोई ना कोई बैंकिंग चैनल से ही होगा। अगला पॉइंट है प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या हुआ अगर कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर कर रही है तो आप ऑफर तभी कर पाओगे जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो। और वो दो कंडीशन क्या है, कंपनी ने इसके पहले भी प्राइवेट प्लेसमेंट से अलॉटमेंट किया था, वो जो अलॉटमेंट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और या फिर वो जो पहले का कोई ऑफर कंपनी ने करके रखा था वो विड्रॉ या अबेंडन हो गया हो। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार वापस से सुन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कंपनी 30 जून को प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रही है, लेकिन इसके पहले कंपनी ने 15 अप्रैल को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू और ऑफर किया था। अब ये वाला जो ऑफर है ना, वो कंपनी कब नहीं कर पाएगी, कब नहीं कर पाएगी, अगर वो जो 15 अप्रैल का जो ऑफर था प्राइवेट प्लेसमेंट वाला, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब अभी तक कंपनी ने सबको अलॉटमेंट वाला काम पूरा नहीं किया, तो वो पेंडिंग हो गया। तो अगर पेंडिंग है तो ये काम नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब मैं बोलूं कि कब कर पाएंगे, दो में से कोई एक काम हो गया तब आप कर पाओगे। जो अर्लियर ऑफर है, वो अर्लियर ऑफर में जो अलॉटमेंट था वो या तो आपने कंप्लीट कर दिया और सबको अलॉटमेंट करके काम खत्म कर दिया, या कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कंपनी को लगता है कि हमारा अलॉटमेंट नहीं करना है, फेल हो गया ऑफर, तो उस केस में कंपनी ने इस ऑफर को अबेंडन कर लिया। अबेंडन करने का मतलब क्या हो गया, कंपनी ने ऑफर को विड्रॉ कर लिया, कैंसिल कर लिया। तो क्लियर हो गया ना कि कंपनी ने ऑफर को कैंसिल कर दिया, तब जाके नया ऑफर कर पाओगे। तो वही दो बातें लिखिए कि कंपनी ऑफर तभी कर पाएगी प्राइवेट प्लेसमेंट का जब अर्लियर अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया हो, या फिर जो पिछला ऑफर है वो कंपनी ने विड्रॉ कर लिया हो या अबेंडन कर लिया हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कंपनी के पास ऑफर आते हैं तो कंपनी अलॉटमेंट कब तक कर पाएगी, तो लॉ में साफ साफ बोल दिया जिस दिन कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म आए उसके 60 डेज के अंदर आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अलॉटमेंट नहीं कर पाते 60 दिन में, तो अगले 15 दिन में, 60 दिन खत्म होने के बाद अगले 15 दिन में पैसे वापस करो। और अगर अगले 15 दिन में पैसे वापस नहीं कर पाते आप, तो आपको ब्याज देना पड़ता है 12% परिणाम का। लेकिन ध्यान क्या रखना, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 60 डेज एक्सपायर होने के बाद। मतलब सीधी बात हो गई, जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के पास आए, कंपनी को 60 डेज में अलॉटमेंट करना है। अगर नहीं कर पाती तो अगले 15 दिन में पैसे वापस करने, और 15 दिन में पैसे वापस नहीं कर पाओगे तो ब्याज के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा 12% परिणाम। और ये जो इंटरेस्ट की काउंटिंग है वो 60th डे के बाद काउंटिंग होगी। ये एमसीक्यू के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू आईसीआई का जो बुकलेट है उसमें पॉइंट दिया हुआ भी है। अगला पॉइंट देखिए, सेपरेट अकाउंट। मतलब जो पैसा कंपनी को मिलता है, क्या कंपनी उन पैसों को यूज कर पाएगी, आंसर इज नो। क्या लिखा है, जो भी एप्लीकेशन मनी इन्वेस्टर से मिल रहा है इसको कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, शेड्यूल्ड बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इन पैसों के लिए एक शेड्यूल बैंक में जाके एक अलग से अकाउंट ओपन करो,
और उन पैसों को यूटिलाइज कब कर पाओगे आप? दो केस में। पहला, अगर कंपनी अलॉटमेंट कर लेती है तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, मतलब अलॉटमेंट करने के बाद पैसे विड्रॉ कर सकते हो। और दूसरा, अगर कंपनी किसी भी वजह से अलॉटमेंट नहीं कर पा रही है तो उस अकाउंट से ही पैसे को रीपे कर दो। तो ये दो केस, मतलब जो अकाउंट है उसमें से ये दो जगह यूटिलाइज कर सकते हो। अगला पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। क्या आप पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट कर पाओगे? आंसर इज नो। प्राइवेट प्लेसमेंट की कानो कान खबर किसी भी पब्लिक को नहीं होना चाहिए। आप पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर सकते। क्या बोला देखो, आप किसी भी तरीके का पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाओगे। न आप कोई भी मीडिया, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या एजेंट को यूज कर पाओगे टू इन्फॉर्म द पब्लिक एट लार्ज अबाउट सच ऑफर। मतलब इस ऑफर की जानकारी आप पब्लिक को किसी भी तरीके से नहीं दे पाओगे। कोई भी मीडिया, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या एजेंट को आप अपॉइंट नहीं कर पाओगे जिसके द्वारा आप पब्लिक को इस बारे में बताइए। इसके बाद जब आपका अलॉटमेंट हो गया तो उस केस में अलॉटमेंट जब कर लेते हैं ना, तो अलॉटमेंट का एक रिटर्न बनता है जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। यह आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। कब फाइल करना पड़ेगा? अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर। ठीक है, इसमें आपको अलॉटीज के बारे में जानकारी देनी पड़ती है कि अलॉटीज का नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, कितने सिक्योरिटी वो परचेस करें, ये सब आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। तो ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट है, अगर कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट करते समय सेक्शन 42 या जो उसके रूल्स है उनका कंप्लायंस नहीं किया तो उसको पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। और पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा मतलब क्या हुआ? आपके ऊपर कंपनीज एक्ट, सेबी और एसआरए ये तीनों लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो ये 10 पॉइंट हो गए सेक्शन 42 में। अब हम रूल्स के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में कुछ रूल्स हैं। देखिए रूल्स में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले, कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है तो कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करने के पहले एसआर पास करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 है प्रायर एसआर। बिना एसआर पास किए आप प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर पाओगे। फिर जब आप एसआर पास करोगे तो उसकी जब नोटिस दोगे 21 दिन पहले, लॉ में लिखा हुआ है, तो उस नोटिस के साथ आपको एक्सपेंटिव स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इस एक्सपेंटिव स्टेटमेंट में क्या क्या बातें बताना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको इस ऑफर के बारे में कंप्लीट जानकारी देनी पड़ेगी। क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी? कौन सी सिक्योरिटी हम इशू करें। कौन सी सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ भाई? प्राइवेट प्लेसमेंट इक्विटी शेयर का है कि प्रेफरेंस शेयर का है कि डिबेंचर का है, उसको बताइए। किस प्राइस पर आप ऑफर कर रहे हो, फिर उस प्राइस का बेसिस या जस्टिफिकेशन क्या है, कौन सा वैल्यूअर है, मतलब वैल्यूअर का नाम और एड्रेस जिसने ये वैल्यूएशन किया है, ये पूरी जानकारी आपको एक्सपेंटिव स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। फिर अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का करना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का करना चाहते हैं तो इस केस में अलग से लॉ दिया है कुछ विशेष। वो क्या लिखा है? अगर आपका जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो आप इशू करना चाहते हैं वो सेक्शन 181C की जो लिमिट है उस लिमिट से कम है तो उस केस में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके काम चल जाएगा। मतलब एसआर पास करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बीआर मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास कर पाओगे। अब एक सवाल है कि 181C की लिमिट क्या है? तो 181C की लिमिट है 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्रीजर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। कुल मिला के आपका जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है अगर वो कंपनी की पेड अप कैपिटल, फ्रीजर, सिक्योरिटी प्रीमियम तक है तो उस केस में आपको केवल बीआर पास करना। लेकिन अगर वो इस लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में बीआर काम नहीं चलेगा, आपको एसआर ही पास करना पड़ेगा। लेकिन सबसे खास बात क्या है? एसआर आपको बार बार नहीं पास करना पड़ेगा। एसआर पास इन वंस इन ईयर इज सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफर ड्यूरिंग द ईयर। मतलब देखिए बेसिक लॉ क्या है कि आप जितनी बार प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे ना तो हर बार आपको एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब एक साल में अगर आप 4 बार प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे ना तो आपको 4 बार एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर एनसीडी आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हो तो 181C की जो लिमिट है उस लिमिट तक करोगे तो बीआर पास करना पड़ेगा। उससे ज्यादा करना है तो एसआर पास करना है, लेकिन बार बार नहीं करना। एक बार एसआर पास कर दो तो पूरे साल भर में आप एनसीडी बार बार इशू कर सकते हो, बार बार एसआर पास करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अगर आप ऑफर करते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो, तो यहां पर भी लिखा है लॉ में कि केवल साल भर में एक बार भी एसआर पास करोगे ना तो चलेगा। मतलब एक बार एसआर पास कर लो, फिर साल में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को शेयर इशू प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा कर सकते हो, सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था जो रूल में दिया हुआ है कि ये जो ऑफर है ना प्राइवेट प्लेसमेंट को वो मैक्सिमम 200 लोग को कर सकते हो और ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब हर काइंड के लिए 200 की लिमिट है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को
इक्विटी शेयर इशू कर सकता हूं, 200 नए लोगों को प्रेफरेंस शेयर दे सकता हूं, 200 नए लोग को डिबेंचर दे सकता हूं। मतलब कुल मिला के मैंने 600 लोगों को, 600 अलग अलग लोगों को मैंने इशू किया, तो ये अलाउड है, क्योंकि 200 की जो लिमिट है ना वो ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो 200 लोगों की जब काउंटिंग होगी तो उसमें 2 लोग को शामिल नहीं किया जाएगा, एक एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और दूसरा है एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय। लेकिन ये जो 200 की लिमिट है ना वो 2 कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। वो 2 कंपनियां कौन सा है, एक है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये जो 2 कंपनी है ना ये प्राइवेट प्लेसमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोगों को भी कर सकती है। 200 की जो मैक्सिमम लिमिट है वो इन 2 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, ये जो नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई कंट्रोल का कंट्रोल है और हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर नेशनल हाउसिंग बैंक का कंट्रोल है। तो आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक के जो रेगुलेशन है उसमें जो प्राइवेट प्लेसमेंट के लॉ है, अगर उनको इन्होंने कंप्लाई किया रेगुलेशंस को तो इनको एग्जम्पशन मिलेगा। और अगर आरबीआई या नेशनल हाउसिंग बैंक ने कोई रेगुलेशन नहीं बनाए तो इनके ऊपर भी ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला पॉइंट है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर जो करते हैं ना, भाई आपको मालूम है कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी करना है तो कंपनी इन्वेस्टर्स को, लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजती है, एप्लीकेशन भेजती है, तो वो पास 4 फॉर्म नंबर है, पास 4 उसमें दिया जाएगा। ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर मतलब एप्लीकेशन फॉर्म समझ लो, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसमें सीरियल नंबर रहेंगे 1 2 3 4, ताकि पता रहे कि 200 से ज्यादा लोग को ऑफर तो नहीं कर रहे। और इनको एड्रेस किया जाएगा, मतलब जो नाम अपने रिकॉर्ड करके रखे ना उनके नाम से ऑफर दिया जाएगा, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ऐसे नाम से ऑफर किया जाएगा। और ये जो ऑफर जो कंपनी भेजती है ना एप्लीकेशन फॉर्म, ये राइटिंग में भी भेज सकती है, मतलब पेपर फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेज सकती है, मतलब ईमेल भी कर सकती है एप्लीकेशन फॉर्म। और एक इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन कंपनी ने लोगों के नाम रिकॉर्ड किया ना, जिनको बोलते हैं आइडेंटिफाइड पर्सन, उनका नाम रिकॉर्ड किया है, नाम रिकॉर्ड करने के 30 दिन के अंदर उसको एप्लीकेशन फॉर्म भेज दो। मतलब जरा देखो क्या हुआ, सबसे पहले कंपनी ने नाम को रिकॉर्ड किया, नाम रिकॉर्ड करने के 30 दिन के अंदर कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजना पड़ेगा। फिर जो लोग एप्लीकेशन देंगे उस एप्लीकेशन देने के 60 दिन के अंदर, उसके एप्लीकेशन देने के 60 दिन के अंदर कंपनी को अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अब अगर कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती तो अगले 15 दिन के अंदर आप पैसे वापस करो, और अगर कंपनी अलॉटमेंट कर देती है तो अलॉटमेंट करने के 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। तो ये पूरी एक टाइम लिमिट है प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, जो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजती है ना वो कब भेजेगी, वो भेजेगी जो कंपनी ने बीआर-एसआर पास किया ना, कुछ केस में बीआर, कुछ केस में एसआर, पहले आप बीआर या एसआर को आरओसी को फाइल करो, आरओसी को फाइल करने के बाद ही आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इशू कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अभी अपने बात किया जो कि आपने अगर अलॉटमेंट कर दिया तो उस अलॉटमेंट का एक रिटर्न आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, और उसका रिटर्न का फॉर्म नंबर है पास 3, यह आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। इसमें अलॉटीज की डिटेल जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंपनी जिनको जिनको करी ना, तो कंपनी को एक उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, उसका है फॉर्म नंबर पास 5। तो अभी 3 बैक टू बैक फॉर्म आ गए। पास 3 में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को फाइल करते हैं, पास 4 क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म पीपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, और पास 5 क्या है, वो जो नाम आप रिकॉर्ड करते हो ना कि किनको किनको ऑफर करें, उनका पूरा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसका फॉर्म है पास नंबर 5, पास 5। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका बैंक अकाउंट का यूटिलाइजेशन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इन्वेस्टर पैसे कंपनी को दे रहा है तो एक कंडीशन क्या लिखी है कि वो अपने बैंक अकाउंट से ही पे कर पाएगा। मतलब जो कंपनी को एप्लीकेशन दे रहा है ना, पैसा दे रहा है ना, तो वो अपने बैंक से ही देगा, अपने मम्मी पापा, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के का चेक वो यूज नहीं कर पाएगा, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर ज्वाइंट होल्डर है, 2-3 लोग मिलकर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो ये जो किसके बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा, फर्स्ट होल्डर, मतलब जो पहला नाम जिसका लिखा है उसी के बैंक से चेक आपको देना पड़ेगा, तब कंपनी उसका आपको अलॉटमेंट कर पाएगी। तो ये हो गया सर टोटल 7 पॉइंट। एक बार वापस से बताता हूं। सबसे पहले बोला कि आप जितनी बार प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो हर बार आपको एसआर पास करना पड़ेगा, उसके एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में आपको डिटेल देना पड़ेगा।
अगर आप एनसीडी इशू कर रहे हैं तो 181C की लिमिट के अंदर है तो केवल बीआर पास करना पड़ेगा, 181C की लिमिट के बाहर है तो उस केस में आपको पास तो एसआर पास करना पड़ेगा, लेकिन बार बार एसआर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साल में एक एसआर भी पास करोगे तो चलेगा। सेकंड नंबर, अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर को अगर आप ऑफर करें तो उस केस में भी आपको बार बार एसआर नहीं पास करना, एक बार एसआर पास करो तो साल भर में चलेगा। मैक्सिमम 200 लोग का ऑफर करेंगे और ये 200 की लिमिट पर सिक्योरिटी वाइज है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर जब भेजते हो उसमें सीरियल नंबर होना चाहिए, एड्रेस उसका नाम लिखना पड़ेगा, राइटिंग में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है, और जिस दिन आपने नाम रिकॉर्ड किया उसके 30 दिन के अंदर ऑफर भेजना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, ऑफर भेजने के पहले आपको बीआरएसआर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। आपने अलॉटमेंट कर दिया, उसके 15 दिन में आरओसी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करो। फिर कंपनी को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है पीपीओ का पास 5 में। और आखिरी पॉइंट है कि जो सब्सक्राइब कर रहा है ना उसी के बैंक अकाउंट से पैसा कंपनी को भेजिएगा, और जॉइंट होल्डर के केस में जो फर्स्ट होल्डर है उसके जॉइंट अकाउंट से पैसा, उसके बैंक अकाउंट से पैसा जाना चाहिए, और कंपनी उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो इसके साथ प्रोस्पेक्टस का पूरा लॉग खत्म। एक सेक्शन बच गया 29, उसको मैं सेपरेट वीडियो से आपको भेजूंगा। थैंक यू।